राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि हरियाणा सरकार ने बड़ा ही एक सकारात्मक फैसला लिया है। हरियाणा के संदर्भ में हरियाणा सरकार ने संपत्ति क्षति असूली विधेयक पास कर दिया है। हरियाणा सरकार ने कहा है कि हरियाणा में आंदोलन और प्रदर्शन के दौरान अगर हरियाणा सरकार को प्रदेश से बाहर की पुलिस को या सेना को बुलाने की नौबत आई तो उस पे जो खर्च आएगा वह प्रदर्शनकारियों से आंदोलनकारियों से वसूला जाएगा। प्रदर्शन और आंदोलन के क्रम में अगर आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी सरकारी संपत्ति का नुकसान करेंगे, उससे क्षति पहुंचाने का काम करेंगे तो 3 महीने के अंदर उसकी भी भरपाई प्रदर्शनकारी और आंदोलनकारी से किया जाएगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बता दें, हरियाणा सरकार की तरह कई राज्यों की सरकार इस दिशा में गंभीरता से सोच रही है। आज़ाद हिंदुस्तान में लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने की आज़ादी है, अपनी समस्या को सभी के सामने रखने की आज़ादी है, लेकिन गैर कानूनी तरीके से सरकारी संपत्ति को या किसी भी व्यक्ति के निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। यह एक अच्छा संकेत है जो आप अपनी बात रखें, राष्ट्र का और समाज का नुकसान ना करें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह भी बता दें कि भारत की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और भाजपा आमने सामने आ गई है। अब मुद्दा है प्रदूषण का। प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी जहां केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण का मसला कोई नया नहीं है। काफ़ी समय से इस मुद्दे पर चर्चा होती रही है, मांग उठती रही है। इस पर सकारात्मक कदम उठाने की जगह राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है और दिल्ली की आम जनता परेशान है। प्रदूषण के कारण काफ़ी संख्या में मौतें भी हो रही है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक से लौटकर हम फिर आपसे बात करेंगे, आप इंतजार करें। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे हरियाणा सरकार द्वारा संपत्ति क्षति वसूली विधेयक
कानून पारित होने के संदर्भ में और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण आम आदमी पार्टी और भाजपा नेताओं के बीच चल पड़े आरोप प्रत्यारोप के दौर के संदर्भ में। अब हम बात कर रहे हैं पश्चिम जिला के राजौरी गार्डन पुलिस की, जिसने एक बड़े ही अनोखे केस का पर्दाफाश किया है। राजौरी गार्डन पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो जिस्म फरोशी का धंधा ऑनलाइन करते थे और मासूम बच्चों का अगवा कर भी इस तरीके के घिनौने काम में शामिल कर लेते थे। जब से पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त के रूप में उर्विजा गोयल ने पदभार संभाला है, अपराध नियंत्रण की दिशा में काफ़ी बेहतर काम होता नजर आ रहा है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको अब जो बताने जा रहे हैं वह है भारत की राजधानी दिल्ली में बड़े ही सुनियोजित ढंग से तंत्र मंत्र के साथ फर्जी संत बनकर संत बुच्ची जी धाम के माध्यम से मीडिया की आवाज़ दबाने का लगातार प्रयास करने के संदर्भ में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत की राजधानी दिल्ली में, जी हाँ, भारत की राजधानी दिल्ली में यह संगठित माफिया गिरोह जो भूमियों पर अपने गुंडे, अपने महिला सहयोगी और गुंडों के बदौलत मीडिया की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, भूमि पर कब्जा कर लेना तो आम बात है। इनके खिलाफ आपने अगर आवाज़ उठाने की जुर्रत की तो ये आपको कभी किसी थाने में झूठी शिकायत डलवाकर आपको परेशान करने का काम करेंगे। इस बात का खुलासा हो चुका है। यह दिल्ली के जैतपुर थाना से, जहां झूठी शिकायत कर मीडिया की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया, वहीं हरियाणा के दुजाना थाना में भी एक शिकायत डलवाकर मीडिया की आवाज़ को दबाने का काम किया। और भारत की राजधानी दिल्ली में तो यह खेल ये बरसों से खेलते ही चले आ रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर मीडिया द्वारा भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय, एलजी कार्यालय, पुलिस कमिश्नर कार्यालय, उपायुक्त कार्यालय के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तक को सूचित कर दिया गया है कि यह भूमाफिया गैंग किस प्रकार से आतंक का दूसरा रूप है। यह भूमि कब्जा करने के लिए, सरकारी संपत्ति, सरकारी जगह कब्जा करने के लिए पहले आम लोगों को परेशान करने का काम करता था। अब जब मीडिया ने उसका पोल खोल दिया है और आवाज़ बुलंद किया है, तो यह अपराधी संगठित गिरोह मीडिया की आवाज़ भी बंद करने का लगातार प्रयास कर रहा है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बता दें कि यह तथाकथित बाबा जो अपने को गुरु कहकर लोगों को गुमराह करने का काम करता है, यह कैमरे के सामने खुद पकड़ा गया जब वो दैनिक इंडिया दर्पण के संपादक की तस्वीर को अग्नि में जला रहा था। और इस बात का खुलासा होने पर और अपने संत बुच्ची जी धाम में महिलाओं के इलाज के क्रम में उसे फेसबुक पर चला रहा था, दिखा रहा था, सार्वजनिक कर रहा था, जबकि मेडिकल नॉर्म्स में इस तरीके के किसी भी गतिविधि पर
साफ तौर पर प्रतिबंध लगा हुआ है। जब यह दोनों मामला मीडिया ने साइबर क्राइम को भेज दिया तो यह ढोंगी बाबा जो तंत्र मंत्र के माध्यम से लोगों को डराने धमकाने, अपने संगठित गुनवा के द्वारा लोगों पर झूठा आरोप लगाने, झूठी नोटिस देकर उसके साथ जबरन भाया दोहन करने का काम कर रहा था, उसकी संपत्ति पर कब्जा करने का काम कर रहा था। जब उसका पोल खुलने लगा तो यह अन्य बाबाओं की तरह जो अभी सलाखों के पीछे हैं, उसकी तरह अपने तथाकथित अनुयायियों की मदद से मीडिया की आवाज़ को दबाने के लिए जगह जगह से अपने को गुरु कहकर इस तरीके का आरोप लगाने लगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको आगे भी बताएंगे, जो किस प्रकार से यह बाबा कभी 2 करोड़ 10 लाख रुपए का मांग करता है और फिर कुछ दिनों के बाद उनका वैल्यू घट जाता है और अपने दूसरे उसी संगठित तंत्र में से जो उनके लिए कानूनी फील्डिंग करने का काम करते हैं उससे 50 लाख रुपए का डिमांड करवाते हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि एक आदमी का अगर सामाजिक वैल्यू अगर 2 करोड़ 10 लाख रुपया है और अगर उसकी मानहानि होती है तो वह घटेगा क्यों, अपने उस वजूद को घटाएगा क्यों और 2 करोड़ 10 लाख से 50 लाख पर आएगा क्यों। इससे साफ स्पष्ट होता है कि यह सिर्फ और सिर्फ मीडिया की आवाज़ को दबाने का एक प्रयास है और मीडिया ने तय किया है कि भारत की राजधानी दिल्ली हो या देश का कोई और कोना, किसी भी गैर कानूनी हरकत को वह आवाज़ देने का काम करेगा, उसे बेनकाब करने का काम करेगा, कानून के साथ सामने लाने का काम करेगा। आगे न्यायालय और कानून की जिम्मेवारी है जो इस प्रकार के समाज विरोधी कानून विरोधी तत्वों के साथ क्या कार्रवाई करती है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे यहीं विदा लेते हैं। आप अन्य समाचारों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के माल सलामी में स्वर्गीय हीरालाल शाह की पुण्यतिथि पर पहुंचे और वहां उन्होंने स्वर्गीय हीरालाल शाह की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय हीरालाल शाह के निधन पर शोक व्यक्त किया और दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल वितरित की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य में कोरोना टेस्ट बढ़ाए जाएंगे और राज्य में अब प्रतिदिन 70,000 टेस्ट करवाए जाएंगे। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना टेस्टिंग की संख्या को फिर से बढ़ाना है, प्रतिदिन 70,000 टेस्टिंग करना है, अधिक से अधिक RT-PCR जांच हो, इसके लिए सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। तो टेस्ट का काम बहुत हो रहा था, अब वो उसकी संख्या घट गई थी, तो बीच में ही हमने कहा कि इसको फिर से बढ़ाना है। तो कल ही लोगों ने बैठ करके तय किया कि उसको फिर 70,000 तक कम से कम ले जाएंगे और RT-PCR से ही ज़्यादा जांच हो, उसके लिए भी आज हमने बातचीत कर ली है कि अधिक से अधिक जांच RT-PCR से हो, इसका भी सब इंतजाम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन का काम यहां पूरी तौर पर किया जा रहा है, इसके लिए सभी लोगों को प्रेरित भी किया जा रहा है। हर हाल में कोरोना के प्रति सचेत रहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से इस संबंध में जो भी कार्य किए जा रहे हैं वह लोगों के हित में है, लेकिन फिर भी लोगों को सजग और सचेत करना है कि साहब सब लोग सचेत रहें और राज्य सरकार की तरफ से जितना काम किया जा रहा है वो लोगों के हित में है। हम लोग एक एक चीज पर कॉन्शियस है, देखेंगे और लोगों को सजग और सचेत भी रखेंगे। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी ने AES, जेई, चमकी बुखार और कोविड-19 की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने AES, जेई की सभी आवश्यक दवा और उपकरण की उपलब्धता सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हर हाल में सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।
साथ ही उन्होंने कुछ राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। जहानाबाद के जिला पदाधिकारी श्री नवीन कुमार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर सभी पंचायत, वार्ड, गांव और टोला के लिए रवाना किया। इस दौरान उन्होंने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि सजग रहें, मास्क पहनें और समय समय पर हाथ धोएं तथा 2 गज की दूरी का पालन करें। कैमूर के जिला पदाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, पीएचसी प्रभारी तथा भभुआ एवं मोहनिया के अनुमंडल पदाधिकारी के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने गर्मी के मौसम को देखते हुए नल जल योजना को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कोविड-19 के मद्देनजर मास्क चेकिंग करने का निर्देश दिया। समस्तीपुर के जिला अधिकारी की अध्यक्षता में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा स्थित विद्यापति सभागार में कृषि टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक तथा जिला कृषि पदाधिकारी को प्रखंड कृषि पदाधिकारी सभी प्रकार की अनियमितता से संबंधित प्रतिवेदन तैयार कराने का निर्देश दिया। बक्सर के जिला पदाधिकारी श्री अमन समीर ने जिला स्थापना दिवस के अवसर पर आत्मा द्वारा आयोजित 2 दिवसीय किसान मेला, उद्यान प्रदर्शनी एवं किसान सम्मान समारोह 2021 का उद्घाटन किया। अररिया के जिला पदाधिकारी श्री प्रशांत कुमार सीएच ने जिला उर्दू कोषांग की अगुवाई में आयोजित जिला स्तरीय 1 दिवसीय फरोगे उर्दू कार्यशाला, सेमिनार व मुशायरा का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अररिया जिला गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है। लोग अमन पसंद हैं। अमन, चैन व भाईचारा रहेगा तभी विकास होगा। भोजपुर के जिलाधिकारी श्री रोशन कुशवाहा ने बिहिया प्रखंड एवं अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने टीपीडीएस गोदाम का भी निरीक्षण किया तथा कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मैथिली के प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर रामदेव झा के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि डॉक्टर रामदेव झा का निधन मिथिला एवं मैथिली भाषा एवं साहित्य के लिए गहरी क्षति है। उनकी मूल कृति पसीझेत पाथर नाट्य संग्रह के लिए वर्ष 1991 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। 50 से अधिक पुस्तकों के रचयिता डॉक्टर रामदेव झा राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित थे। उनके निधन से साहित्य जगत में अपूर्णीय क्षति हुई है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की चिर शांति तथा उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। दरभंगा के MLSM कॉलेज में विद्यापति सेवा संस्थान के द्वारा स्वर्गीय रामदेव झा जी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सुविख्यात साहित्यकार, उच्च कोटि के विद्वान डॉक्टर रामदेव झा के निधन के बाद आज दरभंगा शहर के MLSM कॉलेज में विद्यापति सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तृत रूप से शहर के उपस्थित तमाम वरिष्ठ वक्ताओं ने चर्चा की। उनके द्वारा रचित रचनाओं और उनको मिले पुरस्कारों पर भी चर्चा की गई। कई गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ हैं, इस कार्यक्रम में उपस्थित है। आज श्रद्धांजलि सभा है और हमारे साथ हैं विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव बैजनाथ चौधरी बैजू जी हैं। सर, डॉक्टर रामदेव झा की विद्वता की चर्चा मिथिलांचल ही नहीं पूरे भारतवर्ष में, उनके विषय में कुछ संस्मरण बताएं। आज श्रद्धांजलि सभा है। डॉक्टर रामदेव झा सरस्वती पुत्र छला। 50-100 अधिक पोथी के संपादन अपन लिखल केने छला। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत छला। मिथिला विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी प्रोफेसर छला। मैथिली साहित्य के एकटा स्तंभ छला। संगे हमरा सभक संस्थानक संस्थापक में से एक छला। एक हुनका गेने समस्त मैथिली जगत के एकटा युग के अंत भ रहल अछि। और हमारे साथ अभी मणिकांत झा जी हैं। तो मणिकांत जी, रामदेव बाबू के विषय में संक्षिप्त में कुछ महत्वपूर्ण संस्मरण बताएं। आज श्रद्धांजलि सभा है। रामदेव बाबू हमारा सभा गुरु छला है। उनका से हम शिक्षा प्राप्त केने छी। बहुत रास संस्मरण
उनका रहे उनके हृदय में उनका विद्वता के उनका रचना धर्मता के कोनो जोर नहीं छल। तो अपना आप में एकटा एनसाइक्लोपीडिया कहल जाय छै। मैथिली के सर्व विधा के वो निष्णात विद्वान छलाह। हुनका चलि गेलासँ मिथिला के बहुत बड़का क्षति भेलैए, मैथिली साहित्य के बहुत बड़का क्षति भेलैए। हमरा लोकनि हुनकर आत्मा के शांति भेटनि तकर कामना करै छी। बहुत बहुत धन्यवाद मणिकांत झा जी। बहुत सारे प्रबुद्ध नागरिक आज रामदेव जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। रामदेव झा जी के निधन से साहित्य जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है, खास करके मिथिलांचल को। आपका क्या मानना है? निर्विवाद सत्य है, क्योंकि बहुआयामी व्यक्तित्व ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने साहित्य अकादमी के तीनों ही श्रेणी के पुरस्कार पर अपनी प्रतिभा की बदौलत कब्जा जमाया था। वो मूल लेखन हो, अनुवाद हो या फिर बाल साहित्य हो। और इतना ही नहीं है, वो चलते फिरते विकिपीडिया थे मैथिली के। भाजपा दिल्ली प्रदेश कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में भाजपा नेता रामवीर सिंह बिदूरी ने दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण को लेकर दिल्ली की जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। दिल्ली में पॉल्यूशन की स्थिति ये हो गई है कि आज दिल्ली को दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी घोषित कर दिया गया है। पहले WHO में लगभग 1650 सिटीज में सर्वे कराया। अभी हाल में एक और रिपोर्ट आई है कि दिल्ली जो है वो दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। आज मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं कि दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से क्या क्या वायदे किए। उन्होंने वायदा किया कि हम प्लॉट प्लेस में एंटी स्मोक टावर लगाएंगे, नहीं लगी। उन्होंने वायदा किया कि हम अनेक स्थानों पर एंटी स्मोक गन लगाएंगे, कहीं भी नहीं लगी। और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ये कमिटमेंट की कि हम 2020 में 3 महीने के अंदर अंदर एंटी स्मोक टावर लगा देंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं हुआ। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आनंद विहार में भी स्मोक टावर लगाया जाए, वह आज तक नहीं लगाया गया। 2017 में केंद्र सरकार ने इनको 40 इलेक्ट्रिक बसेस दी, उनका कोई इस्तेमाल केजरीवाल की सरकार ने नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के साथ यह वायदा भी किया कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए सड़कों की जो सफाई है उसे मैकेनिकल स्वीपिंग के द्वारा कराएंगे। आज तक ये व्यवस्था दिल्ली में उन्होंने शुरू नहीं की है। ये वायदा भी किया कि जब प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो हम हेलीकॉप्टर से छिड़काव कराएंगे, पानी का छिड़काव कराएंगे। वो वायदा भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने ये वायदा भी किया कि प्रदूषण इसलिए बढ़ रहा है कि हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो ठीक नहीं है। इन्होंने कहा कि हम दिल्ली की सड़कों पर लगभग 11,000 बसें हम लोग उतारेंगे। और पिछली बार भी इन्होंने कहा कि हम जब पिछला बजट पेश किया कि हम 1,000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेंगे, लेकिन एक सिंगल इलेक्ट्रिक बस अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से नहीं खरीदी गई। पिछले 6 सालों में इन्होंने एक भी डीटीसी की बस नहीं खरीदी। जो हमारा मेट्रो का 3rd फेज है, जो 2018 में पूरा होना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हुआ।
फोर्थ फेज जो 2021 में समाप्त होना था वो अभी शुरू हुआ है। तो दिल्ली के अंदर जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बर्बाद कर दिया। कभी कॉमनवेल्थ गेम्स जब हुए थे, जो पौधे उस समय लगाए थे वो सूख तो गए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने वायदे के मुताबिक वो बताया कि 2 करोड़ पौधे दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन को कम करने के लिए कहां लगाए हैं। दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी घोषित कर दी है। अरविंद केजरीवाल को नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से 54,000 लोगों की मृत्यु हुई है और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से प्रदूषण को कम करने के लिए जो जो वायदे किए उनमें से कोई एक वायदा पूरा नहीं हुआ है। तो आज मैंने और भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने अरविंद केजरीवाल का त्यागपत्र की हमने मांग की है और उनकी ओर से केंद्र सरकार के ऊपर या जो हमारे भारत सरकार के मंत्री हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये जो पॉल्यूशन का जो मामला है उसको कंट्रोल करने की जिम्मेवारी दिल्ली की सरकार की है। ये कोई रिजर्व सब्जेक्ट नहीं है, ये ट्रांसफर सब्जेक्ट है। तो इसलिए उनको अपनी जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए और उनके पार्टी की ओर से जो प्रकाश जावड़ेकर जी का जो त्यागपत्र मांगा गया है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। चांदनी चौक जिला की महिला मोर्चा की महामंत्री अन्नू अरोड़ा व स्वदेशी जागरण फाउंडेशन ने गरीब व कामकाजी महिलाओं को लघु शरण व ई रिक्शा वितरण के लिए चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता शामिल हुए। इस मौके पर आदेश गुप्ता ने कहा कि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने घर के साथ देश के विकास में जिस तरह योगदान दे रही है वह सराहनीय है। अन्नू अरोड़ा जी ने जो ये संकल्प लिया है कि महिलाओं को ऋण देकर उनको सशक्त किया जाए का जो कार्यक्रम वितरण किया गया, मैं बहुत बधाई देता हूं। चौपाल का कार्यक्रम निश्चित रूप से लाखों हमारे दिल्ली की महिलाओं को उनके जीवन में एक नई रोशनी प्रदान की है। मुझे ध्यान है स्वर्गीय भोलानाथ बिज जी जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी उसमें स्वर्गीय भोलानाथ बिज जी का बहुत योगदान रहता था और वो अक्सर फोन करके कहते थे कि आप अपने यहाँ भी ये कार्यक्रम कराइए। ये निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा काम है जो इंक्लूजन का काम है। एक जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, अगर ये धारणा अगर कहीं सही रूप से फलीभूत हो रही है। आज बहुत देर के बाद चौपाल के कार्यक्रम में आना हुआ। मैं और आदरणीय भोलानाथ जी और हमारी सारी टीम, मुकेश सेठी, विजय गोयल जी, कमलेश जी, किस किस का नाम लूं, सभी मिलकर आदरणीय भोलानाथ जी के निर्देशन में हम सब काम कर रहे हैं। चौपाल को जिस तरीके से, जिस मेहनत से, जिस जुनून से आगे बढ़ाया था, अगर हम उसी जुनून से काम नहीं करेंगे तो मुझे लगता है उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, उनको अच्छा भी नहीं लगेगा। और मुझे तो यूं ही लगता है कि भोलानाथ जी भी यहीं कहीं मौजूद है, हमारे बीच में है। आज चौपाल का कार्यक्रम हमारी एम ब्लॉक शास्त्री नगर में हो रहा है, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और यह पुण्य कार्य करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं अपने जिला चांदनी चौक के अध्यक्ष श्री विकेश सिद्धि जी का और चौपाल के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। चौपाल के संस्थापक स्वर्गीय भोलानाथ जी जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी कमी हमें हमेशा महसूस होगी। हम सब मिलकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 85 महिलाओं के साथ चौपाल का कार्यक्रम शुरू किया था भोलानाथ जी के साथ। 8.5 लाख रुपए संस्था में थे दयानंद जी के आशीर्वाद से और 85 लोगों के साथ कार्यक्रम शुरू किया तो कमलजीत जी ने बोला कि 100 का करेंगे।
तो भोलानाथ जी ने कहा जितने हो गए, अभी संस्था के पास 8.5 लाख रुपए है, तो 85 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देकर उनको स्वावलंबी बनाएंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।